तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एंसेस्टर चैन को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 3000 साल बाद जो डीमंस है वो इंसानों से इतना ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अभी की जो स्पिरिचुअल क्यूबा है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुकी है, तो इसीलिए कोई भी अब एक गॉड बन के इस एंसेस्टर के बॉडी को बचा नहीं सकता है। एंसेस्टर चैन की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चैन के सिर के ऊपर अपने हाथ से सहलाते हुए एंसेस्टर चैन से कहता है, सीनियर आप ऐसे हार मत मानिए। भले ही ये जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन आपको ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन तभी जो सिस्टर लिंग होती है वो फैंग के हाथ में वो रिंग को देखने के बाद खुश होते हुए एंसेस्टर चैन से कहती है, एंसेस्टर चैन ये देखिए फैंग ने वो रिंग पहना हुआ है। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, हाँ मैंने ये पहना तो हुआ है, लेकिन ये है क्या। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो कहते हैं, ये एक सोल कीपिंग रिंग है, इसके अंदर सोल को रख के नोरिश किया जाता है। जो तुम्हारा ये एंसेस्टर चैन है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो इसीलिए अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम बाद में इसे उतार के रेस्ट कर सकते हो। फिर हमें थोड़ी देर पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे बैकयार्ड में एंसेस्टर चैन ने सिस्टर लिंग से क्या कहा था वो अब हमें बताया जाता है। जो एंसेस्टर चैन होते हैं वो सिस्टर लिंग से कहते हैं, जो फैंग है उसके बारे में कुछ तो अजीब है, उसको देख के हमेशा ही बहुत ही ज्यादा अलग सा फील होता है, तो इसीलिए तुम कैसे भी करके इस रिंग को उसे दे देना, और मैं उस रिंग के अंदर रह के उसको अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा और पता करूंगा कि आखिरकार उसके अंदर क्या अलग चीज है। फिर तभी जो सिस्टर चैन होते हैं उनको कुछ याद आता है। उसके बाद वो फिर सिस्टर लिंग से कहते हैं, बाय द वे जिस लड़की में तुम ट्रांसफॉर्म हुई हो, कहीं तुमने उस लड़की को कुछ कर तो नहीं दिया ना, आखिरकार वो लड़की अभी कहाँ पे है। ये सुनने के बाद जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो सिस्टर चैन से कहती है कि सीनियर जो बायो क्लैन है वो नॉर्मल क्लैन से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन हम आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और कोई भी इविल काम नहीं करते हैं। और रही बात सिस्टर लिंग की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो सिस्टर लिंग है वो मैं ही हूँ जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से यहाँ पे वेश बदल के रह रही है। और सिस्टर लिंग की ये बातें सुनने के बाद जो सिस्टर चैन होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हंसने ही लगते हैं, और वो कहते हैं कि वाह 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 क्या बात है क्या बात है, अंधेरी रात में भूतनी जो मेरे साथ है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने रिंग को देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम देखते हुए एक चेयर पे बैठ के उस रिंग को बस देखे ही जा रहा होता है। फिर जो फैंग होता है वो सिस्टर चैन से कहता है, सीनियर ये जो रिंग है इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्या मुझे इस तरह से इस रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। सुनने के बाद जो सिस्टर चैन होती है वो फैंग से कहते हैं, तो आखिरकार तुमने इस रिंग को उस लड़की को वापस क्यों नहीं दे दिया, अगर तुम्हें ऐसी चीजें पसंद ही नहीं है तो। जो फैंग होता है वो कहता है कि उसने मुझे ये रिंग तब दिया था जब मैं अपने पैजामा में था, अगर किसी ने उस टाइम मुझे ऐसे देख लिया होता तो वो ये देख के बहुत ही ज्यादा गलत सोच लेता। फिर हम सिस्टर चैन को देखते हैं जो कि उस रिंग के अंदर जाते हुए फैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस रिंग के अंदर नहीं जाना है तो फिर ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। फिर हम देखते हैं वो जब रिंग के अंदर चले जाते हैं तो वो फैंग से कहते हैं, सोल कीपिंग रिंग की वजह से अब मैं चैन से यहाँ पे आराम कर पाऊंगा। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए सिस्टर चैन से कहता है, सीनियर क्या आपको पहले मेरे रिंग के अंदर जाने से पहले मेरा परमिशन नहीं लेना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जिसको ये कोई बाहर से बुलाते हुए कहता है, फैंग आखिरकार तुम कहाँ पे हो, प्लीज बाहर आओ। लेकिन जो फैंग होता है वो मिस जू की ओर देखते हैं जो कि मस्त आराम से सो रही होती है, और फिर वो उसके कान में ईयर प्लग्स को डाल देता है ताकि बाहर के आने वाली आवाजों की वजह से उसकी नींद न खुल जाए। फिर वो बाहर की ओर देखने के लिए चला जाता है कि आखिरकार उसको किसने आवाज दे के बुलाया था। वो दरवाजे को खोलते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि कल मैंने सभी के सामने अपना बैड रेपुटेशन बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई इतने ज्यादा सुबह सुबह मुझे ढूंढते हुए आ जाएगा। फिर जब फैंग उस बंदे की ओर देखते हैं तो वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में कहता है, अरे यार ये बंदा इतना ज्यादा आखिरकार बड़ा कैसे है। लेकिन फैंग अपने आप को संभालते हुए उस बंदे से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है, मुझे माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए, मेरा नाम फैंग योंग है और मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, तो मुझे आशा है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। जो फैंग होते हैं वो उस बंदे की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, इस बंदे को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये यही और मुयुसु से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ तक कि इस बंदे की जो लेवल है वो उन दोनों से भी बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो जो इसको हराने के बाद मुझे लूट मिलेगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर जो फैंग होता है वो उस बंदे से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हम अगले सीन में थाउजेंड एथम वैली के हॉल ऑफ डुअल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम फैंग और उस बंदे को देखते हैं जो कि दोनों ही एरिना के बीच में होते हैं। जो फैंग होता है वो हॉल मास्टर से कहता है कि डिसेबल फैंग आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप उन्हें परमिशन दे दीजिए फैंग के साथ डुअल करने के लिए। और जो फैंग होता है वो सभी चीजें आराम से बहुत ही ज्यादा चिल होके देख रहा होता है। फिर जो हॉल ऑफ डुअल
ड्यूल्स होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद जो एरिना होता है वो पूरी तरह से हिलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार ये एरिना इतना ज़्यादा हिल क्यों रहा है। लेकिन जो फैंग यूंग होता है ये सुनने के बाद वो बस एक स्माइल पास कर रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो एरिना होता है वो तेजी से उड़ते हुए आसमान में चला जाता है, जिसे देख के जो फैंग होते हैं वो फिर से बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये एरिना कैसे आसमान में उड़ रही है। फैंग यंग, तुम सच में ये सभी चीजें बस मेरे साथ एक फाइट करने के लिए कर रहे हो। हम नीचे की ओर देखते हैं जहाँ पे सभी लोग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, ये जो फैंग नाम का बंदा है ये सच में ब्रदर फैंग यंग के साथ एरिना में चला गया। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। ये जो बंदा है ये सच में एक मर्द है। हम फैंग को देखते हैं जो कि फैंग यंग की स्माइल की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कुछ तो गलत है, कहीं ये सिंपल और ऑनेस्ट दिखने वाला बंदे ने मुझे कहीं किसी ट्रिक में तो फंसा नहीं लिया है ना। तभी हम देखते हैं एरिना के चारों ओर से फायर निकलने लगता है और एक फायर का वॉल बन जाता है। फिर जो फैंग यंग होता है वो फैंग से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है ये जो जगह है यहाँ पे कोई रियम दिखाने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि ये जो एरिना है ये है लाइफ एंड डेथ एरिना। हालांकि ये जो डुअल है ये दोनों पार्टिसिपेंट्स के बीच में फेयर होता है, जिसकी वजह से जो हायर कल्टीवेटर होता है उसको सरपास करके जो लोअर कल्टीवेटर है उसके जितना ही कर दिया जाता है और जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स है वो भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। तो क्या हो गया, अगर तुम एक डाउ स्टेज रीलम के बंदे हो, अगर तुम्हारे पास पावरफुल वेपन एंड ट्रेजर्स भी है, तो भी इसका कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लाइफ एंड डेथ एरिना है इसके अंदर ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो जाती है। मैं तुमसे डायरेक्ट फाइट करूंगा क्योंकि मैं 6th स्टेज ऑफ एलिमेंट्री रीलम कल्टीवेटर हूँ, तो मैं श्योरली तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करके आराम से तुमसे जीत सकता हूँ। और फैंग यंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है उसकी तो हंसी छूट जाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा लोट पोट के हंसने ही लगता है। ये देखने के बाद जो फैंग यंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहता है, फैंग क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जो फेयर बैटल है उसका मतलब क्या है, आखिरकार तुम अभी भी इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों हो। फिर जो फैंग होता है वो फैंग यंग से कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर ठीक है अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम एरिना के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे हम मोयूसु और यही को देखते हैं। हम देखते हैं जो यही होता है वो मोयूसु से कहता है, जूनियर ब्रदर मो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से हम सीनियर फैंग यंग को यहाँ पे इन्वाइट करके बुला पाए। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि हम में से कोई भी फैंग को पिटता हुआ देख नहीं पाएंगे। और ये सुनने के बाद जो मोयूसु होता है वो यही से कहता है तो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। फिर जो मोयूसु होता है वो अपने पास से 2 ग्रीन कलर की चीजों को निकाल लेता है और फिर वो यही से कहता है कि ये रिकॉर्डिंग जेट्स है, इसकी मदद से हम फैंग को पिटता हुआ देख के एंजॉय कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग जेट्स को देखने के बाद जो यही होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाते हैं और वो कहता है मोयूसु तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे पास तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट ट्रेजर्स हैं। लेकिन जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सही लोगों को मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर से उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।